नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और उसमें साइंस का पार्ट। और फर्स्ट पेपर में ही एक पार्ट अपना पॉलिटी का जारी है। साइंस वाले पार्ट में अपने ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और इन दो टॉपिकों के टेस्ट भी हो चुके हैं। इसमें टेस्ट हुआ है, लेकिन एक पार्ट और ही इसका बाकी है। यानी 50 से 60 क्वेश्चन इसके और करवाए जाएंगे। इसके बाद में इन तीनों टॉपिकों के अपने टेस्ट भी हो चुके हैं। बल और गति के नियम, इस चैप्टर का जब भी टेस्ट लिया जाएगा एक दिन पहले आपको अवगत करा दिया जाएगा। इसलिए अच्छे से इसको भी आप तैयार करते रहें साथ साथ में। और आज पढ़ेंगे कार्य और ऊर्जा को। देखिए लास्ट टाइम में इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आया था, यानी संभावनाएं इस बार भी हैं कि इस चैप्टर में से 100% एक क्वेश्चन तो पक्का आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से तैयार करें इसको। और न्यूमेरिकल हैं उनका अपन इस चैप्टर के माध्यम से अभ्यास भी करेंगे। तो साथ साथ में जो फॉर्मूले दे रखे हैं उनको भी देखें और इनकी परिभाषाएं क्या क्या हैं वो भी देखेंगे। पार्ट साइंस का ज़्यादा नहीं है आपके, ये 11 टॉपिक हैं, जिनमें से 4 अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां जारी है। तो जल्द ही इनको समाप्त कर लेंगे। इसके बाद में ये टिश्यूज वाला है, नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता और विकास है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास। ये चैप्टर भी अपन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज देखिए पढ़ते हैं कार्य और ऊर्जा को। देखिए मित्रों, यही टॉपिक है आपके कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये एनसीईआरटी की पुस्तक में आपके दे रखा है पार्ट, और इसी में से लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया था। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं, और इन गतिविधियों यानी क्रियाकलापों को हम क्या करते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, बायो प्रोसेस। बायो प्रोसेस यानी कोई भी सजीव प्राणी है, उसको जीने के लिए क्या किसकी आवश्यकता है, भोजन की। और अनेक प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अनेक प्रकार की गतिविधियां, जैसे जैसे आपके श्वसन है, श्वसन की क्रिया है, उत्सर्जन की है, परिसंचरण की है। यानी ये बहुत सारी गतिविधियां हैं जो सजीवों के द्वारा की जाती हैं, और ये सारी आती हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलाप हैं जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन कार्य करेंगे आप तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता। अरे एक पलक को झपकते हैं अपन तो भी किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वह ऊर्जा मिलती है हमें भोजन से। और इस प्रकार की गतिविधियां अपन करते हैं तो वो आती हैं आपकी जैव प्रक्रम के अंतर्गत। जंतु भी हैं, वो क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए वे कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना, आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से आप मशीनों के बारे में सोचिए। उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप करते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। कुछ इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता क्यों होती है। सदियों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, कार्य कार्य क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं
और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। ये देखिए, एक लड़की का उदाहरण दिया है कि कमली है, वो परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है। वह पुस्तकें भी पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श भी करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। व्यय का मतलब खर्च करती है। सामान्य बोलचाल में कहें तो वह कठोर काम कर रही है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती। आप पूर्णतया थक चुके हैं और आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन मतलब जहां पर थी वहीं पर वह स्थिर है, यानी विरामावस्था कह सकते हैं। अगर वह थोड़ी बहुत भी हिलती, यहां से यहां तक पहुंचती, तो इसको क्या कहते हैं अपने? विस्थापन कहते हैं। लेकिन वस्तु तो विस्थापित हुई ही नहीं। आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं। आपने प्रयास किया है तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित है। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलाप हैं जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना को भी कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता है। तो फिर कार्य क्या होता है? यह इस बात पर निर्भर है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं और इसे जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। ये क्रियाकलाप है, देखिए 10.1। उपरोक्त जितनी भी बातें हैं, हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों की चर्चा की जिन्हें प्राय हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं कि हमने ये कार्य किया है, आज हमने इस सॉन्ग को गुनगुनाया है। दैनिक जीवन में इनको कार्य मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस वस्तु पर कार्य किया गया? वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? और कार्य कौन या क्या कर रहा है? देखिए आगे 10.1 क्रियाकलाप है। ये पेच कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, ये देखिए यहां से होगा शायद। आप विज्ञान के दृष्टिकोण में हम कार्य को किस प्रकार देखते और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करते हैं। किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेलें। गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका क्या हुआ? विस्थापित हो गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसने गति की। इस स्थिति में कार्य हुआ है। और एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया है। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक आप उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है
कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहली तो कोई भी वस्तु हो उस पर बल लगना चाहिए, और वस्तु क्या होनी चाहिए? विस्थापित होनी चाहिए। एक दीवार पर आप धक्का दे रहे हैं और वो दीवार बिल्कुल भी हिली नहीं, तो ये कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य में दो कंडीशन है कि एक तो आप बल लगा रहे हैं, बल तो लगाना ही लगाना है, लेकिन साथ साथ में जिस पर बल लगाया जा रहा है उसका विस्थापन भी देखा जाएगा कि वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची है या नहीं पहुंची है, या कितनी पहुंची है, कितना विस्थापन उसमें देखने को मिला है। इसी को क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। बाकी आपने कोई सॉन्ग गुनगुनाया है, नहीं गुनगुनाया है, उसको कार्य नहीं कहा जाएगा। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। एक बैल है, किसी गाड़ी को क्या कर रहा है? खींच रहा है। गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूरी चली है। क्या आपके विचार में इस स्थिति में कार्य किया गया है? बिल्कुल किया गया है। बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है, यानी क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। और कुछ दूरी पर वह गाड़ी गई भी है तो विस्थापन भी हुआ। बल और विस्थापन जहां पर देखने को मिले तो उसको हमने नाम क्या दिया है? कार्य। अब देखिए, आगे देखते हैं ये पॉइंट। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाया जा रहा है, ये देखिए, और ये वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित हुई है, यहां से यहां पहुंच गई है। कितनी दूरी? S विस्थापन इसमें माना है ऐसा। और मान लीजिए W कार्य किया गया है, तो कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। कार्य को हमने नोट किया W से, बल को नोट किया F से, और गुणा में आपका विस्थापन। तो जितना बल लगाया गया है और जितनी वस्तु विस्थापित हुई है उसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर आपका क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। यही बात यहां पर समझाई गई है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखें इसको आप। अतः किसी भी वस्तु पर बल लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई भी दिशा नहीं होती है। समीकरण 10.1 है, यानी W बराबर F इंटू एस में यदि F बराबर S बराबर 1 न्यूटन तथा S बराबर 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। कितना? 1 न्यूटन मीटर। यहाँ बल का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है, ये याद रखें आप, ध्यान में रखना है अच्छे से। बल का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। एक जूल में किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। समीकरण 10.1 है, यह आपकी W बराबर F इंटू एस। इसको ध्यानपूर्वक देखिए। यदि वस्तु पर लगने वाला बल, जो ये बल है, ये शून्य है तो किया गया कार्य कितना होगा? यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य कितना होगा? और उन दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। तो बल और विस्थापन अगर शून्य हो जाएंगे तो कार्य भी आपका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल है, देखिए। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण 10.1 के अनुसार किया गया कार्य कितना होगा? बल कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। और विस्थापित कितनी हुई? विस्थापन कितना है? 2 मीटर। तो इससे गुणा करेंगे, 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर बराबर कितना आ जाएगा आपका? 10 न्यूटन मीटर।
या 10 जूल। तो किया गया कार्य कितना है? 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं, तभी जब आपके ये फॉर्मूले याद होंगे। तो अच्छे से इसको ध्यान में रखें। और एक न्यूमेरिकल और है, देखिए, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? बल कितना है? 7 न्यूटन, और आपका विस्थापन कितना है? 8। तो 8 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 56 नैनोमीटर। 56 नैनोमीटर, या वहां पर 56 जूल भी दिया हुआ आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इनको। इस चैप्टर में जितना भी पार्ट दे रखा है मित्रों, वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।